अब जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। आई होप आप लोगों ने अपना जो नोटबुक है वो निकाल लिया होगा, ठीक है। बिकॉज जो जो चीजें मैं यहां पे नोट करवा रहा हूं उसको साथ साथ प्लीज जरूर करते जाइए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें आपको याद भी रहेंगी। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या होता है या इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो कहते हैं व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी produce no change in its state of rest or of linear or rotational motion, the body is said to be in equilibrium। ठीक है, तो आपके बुक के अंदर ये डेफिनेशन लिखी है, मैंने एक बार देखकर लिख दिया यहां पे। आई होप आपको आपने भी लिखा होगा, बिकॉज ये जो आपका डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस चीज को समझें और मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअलिटी के अंदर इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। देखिए यार, एक सिंपल सी बात आपको बताऊंगा मैं कि कहा जाता है कि जब एक बॉडी पे कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हों और फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद भी अगर कोई बॉडी जिस स्टेट में है अगर वो उसी स्टेट में रहती है तो हम उसको इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक ब्लॉक है और इनिशियली ये बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे है। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करी। जैसे यहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया जो कि हमारा मान लेते हैं 10 न्यूटन का है, और सिमिलरली यहां पर भी मैंने फोर्सेस अप्लाई करी जो कि आपकी 10 न्यूटन की है। आप अच्छी तरह जानते हो कि दोनों फोर्सेस आपकी इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं यहां से नेट फोर्स कैलकुलेट करने को बोलूंगा तो आपका आंसर 0 आएगा, बिकॉज दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। अब देखिए, इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो अगर एक बॉडी इनिशियली रेस्ट स्टेट में थी तो अभी भी वो कैसे रहेगा, रेस्ट स्टेट के अंदर ही रहेगा। तो देख सकते हो कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे स्टेट के अंदर, इवन इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, बिकॉज नेट फोर्स क्या है हमारी 0 हो रही है। तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और वो मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से। तो ये यहां पे कांस्टेंट स्पीड से लगातार मूव कर रहा था। फिर क्या किया, बस फिर वही कि मैंने पीछे से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और सिमिलरली आगे मतलब पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन की फोर्स निकाली। तो अब देखिए, फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, आंसर है बिल्कुल कर रही हैं, बट नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? तो नेट फोर्स आप कहेंगे सर ये तो 0 हो गया। तो अगर इस केस में नेट फोर्स आपका 0 हो रहा है तो इसका मतलब हम यही मानेंगे कि भाई एट द एंड कोई भी फोर्सेस इस पे एक्ट नहीं कर रही हैं। तो अगर किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कहा गया था कि जब बॉडी जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में रहती है। तो मतलब अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करी थी, अभी भी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये भी स्टेट क्या है, ये इक्विलिब्रियम का ही स्टेट है, ये भी इक्विलिब्रियम का ही स्टेट है। दोनों इक्विलिब्रियम के ही स्टेट्स होते हैं, बट इन इक्विलिब्रियम के अंदर भी दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक वर्ड हमेशा यूज किया गया है उस स्टेट को जो रेस्ट स्टेट कही जाती है, रेस्ट। तो क्या ये इक्विलिब्रियम है? बोलूंगा बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। क्या ये रेस्ट पे है? तो मैं बोलूंगा हाँ जी रेस्ट पे है। तो मैं इसको कहूंगा कि ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अब अगर बात करें इसकी, क्या इस पे नेट फोर्स 0 है? मैं बोलूंगा बिल्कुल 0 है। क्या ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है? मैं बोलूंगा बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो जब एक बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो और फिर भी वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। मैं आपको एट द एंड दो स्टेट्स बताऊंगा बेटा, दो कंडीशंस बताऊंगा जिसमें आपका ये इक्विलिब्रियम कहलाता है।
तो इस बात को समझना है स्टेप बाय स्टेप कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अभी काम करते हैं, एक एक करके दोनों को थोड़ा और इलैबोरेट करके स्टडी करते हैं कि है क्या। देखिए बेटा, जो सबसे पहला पार्ट हमने स्टडी करना है वो है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमने यहां पे स्टडी करना है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर कई फोर्सेस लग रही हैं बट येट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, तो हम उसको एज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में यहां पे स्टडी करते हैं। अब इनके कई फोर्सेस, कई एग्जांपल्स में से सबसे पहला एग्जांपल मैं जो ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं यहां पे इसमें, कि मेरे पास यहां पर क्या है, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में कोई इधर से मान लो 10 न्यूटन से इसको खींच रहा है, कोई इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है। तो आपका जो नेट फोर्स है यहाँ पे एफ नेट जो है वो क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, क्योंकि नेट फोर्स आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मतलब, और इनिशियली अगर ये रेस्ट पे है तो अभी भी ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। फिर दूसरी जो एग्जांपल आपको दी गई है वो ये दी गई है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है, थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं कि थोड़ा अच्छी सी पिक्चर बन जाए। लो जी, ट्राई हो गया। इसके ऊपर यहां पर एक हमारा मान लो बुक रखी गई है या ब्लॉक रखा गया है, जो भी आप कहना चाहें। तो हमने यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्लॉक रखा हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लॉक है वो टेबल पर फोर्स लगाती है, जो कि mg होता है। mg का मतलब क्या होता है, वेट होता है आपका। और टेबल जो है इस बॉडी को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन n कहा जाता है। दोनों हमारी फोर्सेस इक्वल होती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रही होती हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाता है कि जो नेट फोर्स है पूरे सिस्टम का वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है। देखिए आप ये तो अच्छी तरह जानते हो ना कि अगर मैं टेबल के ऊपर एक बुक को रखता हूं तो बुक थोड़ा ना अपने ऊपर या नीचे की तरफ मूव करती है, वो तो वहीं की वहीं पड़ी रहती है। तो फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद भी, क्योंकि आपकी बुक या कोई भी ब्लॉक या कोई भी चीज जो टेबल पर रखी गई है वो मूव नहीं करती, इसका मतलब वो भी एक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। और क्योंकि ये एक रेस्ट पोजीशन पे है इसलिए इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में भी स्टडी आपका किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल मुझे और आपको समझाना है, जिसको है जो हम कहते हैं फिजिकल बैलेंस के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। और यहीं पे मैं आपको एक और कंडीशन बताने वाला हूं आपके इक्विलिब्रियम की। तो बात को समझना प्लीज यार कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक बीम दिया हुआ है। इस बीम के एक एंड पे, जैसे यहां पे अगर आप देख सकते हो, ये फिजिकल बैलेंस है बेटा। फिजिकल बैलेंस आप जानते हो क्या होता है, जिसको हम नॉर्मल तरीके से तकड़ी कहते हैं, जो सब्जी वाला जो होते हैं उनके पास होता है, जिनके एक साइड पे वो मास रखते हैं, फिर दूसरी साइड में आपकी सब्जी रखते हैं, फिर वो बैलेंस करके देखते हैं। तराजू, तराजू हम कहते हैं इस चीज को। तो ये वही बात है यहाँ पे। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्लीज बात को समझना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये होती है कि नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, प्लीज समझे। देखिए यार, आपको पता है कि सेंटर में हमारे पास नीडल होता है जो बैलेंसिंग पॉइंट को दिखाता है। अब यहां पे मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेट है, मैं इसको W मान लेता हूं या W1 मान लेता हूं, और इसका डिस्टेंस जो है यहां से वो हमारे पास क्या है, L1 मान लेते हैं। वैसे तो यार आपको पता है तराजू जो होता है वो सेम लेंथ होते हैं दोनों साइड में। जस्ट मैं आपको अलग से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां पर जो वेट है मान लेते हैं हमारे पास W2 है, और यहां पे जो लेंथ है वो मान लेते हैं मेरा L2 है। वैसे तो L1 L2 के बराबर होता है, W1 W2 के बराबर ही होता है। जस्ट समझाना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, जस्ट उसके लिए मैंने ये किया है। अब इस कंडीशन में अगर मैं W1 को देखूं तो ये मेरा एक पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर मेरे पास कोई वेट हो तो उसको एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देता है। तो मेरा जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो है W1 L1। ठीक है। नेट जो है वो W1 L1 है। और अगर मैं एक क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करता हूं तो ये क्लॉकवाइज देगा। तो इसका वेट है W2 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 है। तो W2 L2 जो है वो आपका एक क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो W1 L1 हो गया एंटी क्लॉकवाइज, W2 L2 हो गया क्लॉकवाइज। अब अगर इफ W1 L1 आपका W2 L2 के बराबर हो जाता है, अगर मैं बोल रहा हूं इफ आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो इस केस में अगर मैं नेट टॉर्क निकालूंगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप क्लॉकवाइज के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस साइन, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस साइन, और नेट टॉर्क में दोनों को ऐड करेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो जब एक मान लो एक +10 आया न्यूटन मीटर, एक आया -10 न्यूटन मीटर, ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा ना। तो नेट टॉर्क आपका 0 आ जाएगा। तो
उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का स्टेट है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नहीं तो उस बॉडी पर, अगर रोटेटिंग बॉडी है तो उस पर नेट टॉर्क की वैल्यू अगर आपकी जीरो होगी, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम होगा। दोनों होना कंपलसरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो बात बन जाएगी आपकी। तो ये बात हमेशा याद रखना है इसमें, ठीक है। तो चलो पहली बात, इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया, बट अब ये देखना है कि क्या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि नेट टॉर्क जीरो है, इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया है। अब मुझे बताओ कि क्या तराजू आपका ये जो फिजिकल बैलेंस है, क्या ऊपर या नीचे या साइडवाइज कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। कैसे है ये रेस्ट स्टेट में है, तो इसलिए ये भी हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही कहलाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, इक्विलिब्रियम होने के दो कंडीशंस हैं, या तो आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए या तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, और उसके बाद फिर देखना है कि बॉडी रेस्ट पे है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर रेस्ट पे है तो हम स्टैटिक बोल देंगे, अगर वो आपका मूव कर रहा है तो हम उसको बोल देते हैं भाई कि वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आता है, ठीक। अब हम बात करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में, या डायनामिक के बारे में वैसे तो मैं अब आपको इतना बता चुका हूं, बट स्टिल हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर है, जो काफी हद तक बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो हमारा है वो है रेन ड्रॉप का एग्जांपल लेंगे। देखिए हमारे पास क्लाउड है, अब उस क्लाउड में से जब कोई रेन ड्रॉप हमारा नीचे गिरता है, तो मैं आपको बात क्लियर कर दूं बेटा कि जब एक रेन ड्रॉप आपका नीचे गिरता है तो वो एक्सेलरेट करता है, मतलब नीचे की तरफ आता है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से लगातार एक्सेलरेशन से नीचे आता है। और इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि विद एवरी सेकंड आपकी जो ड्रॉपलेट है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी विद 9.8 टाइम्स, मतलब 9.8 टाइम्स नहीं, 9.8 हाँ प्लस करते जाएंगे इनिशियल वैल्यू से। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे टाइम आपका t इक्वल टू 0 है तो अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट जैसे t इक्वल टू 1 होगा इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर t इक्वल टू 2 देखूंगा तो इसमें 9.8 ऐड कर दूंगा, मतलब ये 19.6 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड हो जाएगी। एंड उसी तरह t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4 में लगातार देखा जाता है कि जो इसकी एक्सेलरेशन है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एक रेन ड्रॉप किसी हाइट से जमीन की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो किसी को भी हार्म कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता उसके बारे में हमने बात करनी है। बात बहुत सिंपल है कि जब एक रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आता है तो उसमें कई सारी फोर्सेस में से सबसे पहली फोर्स जो एक्ट करती है वेट वो फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। इसके अलावा ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स एक्ट करती है, बॉयंसी एक्ट करती है, ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर स्टडी किया हुआ है। अब थ्रस्ट जिसको बोलते हैं वो आपका एक्ट करता है। एंड इसी के साथ साथ जो हवा है, हवा एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है मेरे इस क्या कहते हैं रेन ड्रॉप को इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग या विस्कोसिटी कहा जाता है आपका। तो विस्कस फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ आपकी एक्ट करती है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाता है वैसे वैसे ये जो फोर्सेस है इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो एक पॉइंट हमारे पास आता है, एक ऐसा पोजीशन हमारे पास आता है जिस टाइम आपका जो वेट है और ऊपर लगने वाली दो फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाती है, मतलब इन दोनों का सम इस वेट के बराबर हो जाएगा। और जिस मोमेंट में ऐसा हो जाएगा वहां पर आपका इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, और उस पॉइंट पर रेन ड्रॉप का जो भी स्पीड होगा फिर वो उसी कांस्टेंट स्पीड से नीचे आपका ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ऐसी स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी भी हम कहते हैं, मतलब एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड जिस पर मतलब कई सारी फोर्सेस लग रही है, नेट फोर्सेस आपके जीरो हो चुकी हैं। अब उस जिस मोमेंट में जीरो हुआ है उस मोमेंट में जो भी उस रेन ड्रॉप की स्पीड होगी वो उसी के साथ आपका नीचे जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब ये किसका केस होगा, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस हो गया जिसमें नेट फोर्स जीरो हो रही है, उसके बाद भी ये कांस्टेंट स्पीड से आपका लगातार मूव करता जा रहा है। दूसरा हमारे पास यार एक एरोप्लेन का एग्जांपल है। अब आपको जानते हो यार कि जब हमारे पास कोई भी एक एरोप्लेन होता है, उस एरोप्लेन के अंदर, ठीक है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, मैं इस पे क्या ही आपको बार बार बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, जो वेट है आपका, जो वेट है वो अपवर्ड फोर्सेस से बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो बॉडी ऊपर जाती है ना वो बॉडी नीचे आती है, और एक कांस्टेंट स्पीड से वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है आपका। तो ये भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बन जाता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो तीसरे वाला जो अभी हम एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये एग्जांपल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या बताया जाता है, प्लीज इस बात को समझना। देखिए
जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, बस वही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बन जाता है। जैसे कि इस केस में मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर को मैंने बांधा हुआ है, और वो जो आपका स्टोन है वो लगातार इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगातार घूमता जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में हम एक नई फोर्स के बारे में जानेंगे जिसको बोलते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में है क्या? देखिए, वो फोर्स जो एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर, जो हेल्प करती है मेरे ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए, और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे ना तो कोई इंक्रीज इन स्पीड होगा ना डिक्रीज इन स्पीड होगा। आई टेल यू मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखिए, जब हम कोई भी स्ट्रिंग को स्टडी करते हैं, स्ट्रिंग के केस में जो फोर्स इस स्ट्रिंग पर एक्ट करती है वो है टेंशन, जिसको हम अपने हिंदी भाषा में खिंचाव भी बोल लेते हैं। और जब भी हमें टेंशन को ड्रॉ करना है तो करना क्या है, पहले तो ये देखिए कि जिस पॉइंट पे का रेफरेंस लेके आप उसको ड्रॉ करना चाहते हो, तो पहले तो ये देखिए यार कि वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है। जैसे कि धागा जो है पत्थर से इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो टेंशन हमेशा बनाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, बट अवे फ्रॉम द पॉइंट दैट इज लाइक दिस। तो ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग। और सिमिलरली अगर मैं हैंड का रेफरेंस लूं, तो हैंड के लिए अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, स्ट्रिंग पे बनाऊंगा अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये हो गया आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप जानते हो कि जब भी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, न्यूटन्स का हमारा थर्ड लॉ है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोन। तो मेरी बात समझें प्लीज कि हमेशा क्या हो रहा है कि जो टेंशन है वो कहां एक्ट कर रही है, टुवर्ड द सेंटर आपकी एक्ट करती जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रही है, इसके डायरेक्शन में सिर्फ चेंज लेके आ रही है और कोई फर्क नहीं लेके आ रही। सो डायरेक्शन में क्या है, लगातार इसमें चेंज लेके आ रही है, क्योंकि ये टेंशन ना मेरे पत्थर के अलोंग एक्ट कर रहा है ना इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये हमेशा जो इसका डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम किसी भी सर्कुलर पाथ पे किसी पार्टिकल की डायरेक्शन बतानी है तो वी मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और टेंजेंट और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री में एक्ट करती है। क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री पे एक्ट करती है तो कभी भी ये फोर्स ना तो उसको एक्सेलरेट कर सकती है ना डी एक्सेलरेट कर सकती है। ये सिर्फ एक ही काम कर सकती है, उस पार्टिकल के डायरेक्शन को लगातार चेंज करती रहेगी। तो अगर मान लीजिए यहां पर वो अगर मान लो स्टोन पहुंच जाता है तो इसकी डायरेक्शन तो ये है, बट अगर मैं टेंशन देखूंगा तो टेंशन हमेशा एक्ट करेगी टुवर्ड द सेंटर। अगर मैं टेंजेंट और इस फोर्स के बीच में एंगल देखूंगा तो ये हमेशा हमारा 90 डिग्री ही आएगा। तो ऐसी जो फोर्सेस होती हैं, नंबर 1 जो एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर, नंबर 2 जो सिर्फ उसकी डायरेक्शन में ही चेंज लेके आती है, उनको कहा जाता है द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब जो सेंटर की तरफ एक्ट करती है फोर्स, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ये फोर्सेस अलग अलग हो सकती हैं, बट इनको जनरल नाम दिया गया एक सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये अर्थ है, अब अर्थ के अराउंड हमारे पास मून ले लीजिए, कोई प्लैनेट मतलब मून ले लीजिए या सैटेलाइट को ले लीजिए, इन सभी कंडीशंस में क्या होगा, चाहे अर्थ सन के अराउंड मान लीजिए अर्थ आपका रोटेट मतलब रिवॉल्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा जो फोर्स एक्ट करती है उन दोनों के बीच में वो होगी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर और इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाने में हेल्प कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड। देखिए, क्योंकि ये एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर तो उसकी डायरेक्शन में तो चेंज लेके आ रहा है, बट उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं लेके आता। तो नंबर 1 क्या ये एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर? हाँ जी, एक्ट कर रही है। क्या इसके डायरेक्शन में ही सिर्फ चेंज लेके आ पा रही है? यस। तो क्या ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है? यस। तो ये फोर्स को हम कहेंगे अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी बॉडी पे एक्ट करती है सिर्फ डायरेक्शन में चेंज लेके आती है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन में क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम देंगे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन थी कि एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए इवन इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सिर्फ उसके डायरेक्शन में चेंज लेके आ रहा है, ना उसको एक्सेलरेट कर पा रहा है ना उसको रोक पा रहा है। तो इस कंडीशन में ये कांस्टेंट स्पीड से लगातार आपका घूमता रहेगा और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। चाहे अब मैं बात कर रहा हूं एक सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ की, चाहे मैं स्टोन को घुमा रहा हूं धागे से, तो ये फोर्सेस के नाम पता होना चाहिए आपको जिसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। चाहे मैं अगर बात कर रहा हूं एक न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अराउंड अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स एक्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं।
इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ये भी एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर और सिर्फ उसके डायरेक्शन में चलाने में हेल्प कर रहा है। इसकी स्पीड में ना इंक्रीज आती ना डिक्रीज आती, तो ये भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में ही आएगा। तो जितनी भी सेंट्रीपिटल फोर्सेज होती हैं वो सब के सब कांस्टेंट मोशन में ही बॉडी को रोटेट होने देते हैं, तो वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आ जाता है। सो आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फाइनली बस मैं बताऊंगा आपको कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहली कंडीशन जो है फॉर इक्विलिब्रियम इज कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नेट फोर्स की वैल्यू आपके 0 होनी चाहिए। और दूसरा, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट about the axis of rotation कह दीजिए, pivoted point कर दीजिए, जो भी है, should be zero। तो मतलब नेट टॉर्क भी आपका 0 होना, मतलब दोनों में से कोई भी हो, या नेट टॉर्क 0 हो या तो नेट फोर्स 0 हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बाकी अगर वो रेस्ट पे है तो स्टैटिक, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।